We'll discuss with the examining your data first, and we'll come from over here. विल नॉट गो इनटू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं इसको हल्का सा सिर्फ बता देता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसमें पहले ग्राफिकल मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा और रिलेशनशिप ऑफ इंटरेस्ट को कैसे आप चेक करते हैं। अगर आप एसपीएसएस में भी कहेंगे मैं वो भी रन डाउन करके दिखाऊंगा, मेरे पास एसपीएसएस के लिए आप किसी सॉफ्टवेयर में भी कर ले। एक बात और चीज, इसको पढ़े नहीं जो मेरे साथ आपके सामने है, पहले मेरी बातें सुन लें, या लेट मी पुट इट दिस वे, जो आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट फिलहाल नहीं है, ये मैंने तजुर्बा सीखा है जिंदगी में। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपना काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो सेकेंडरी डेटा पे काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेटा में करें, चाहे वो ईव्यूज में करें, चाहे वो किसी और सॉफ्टवेयर में करें, चाहे वो एसपीएसएस में करें, चाहे वो आर में करें, चाहे वो पाइथन की प्रोग्रामिंग के साथ कोई भी, चाहे वो मैटलैब में करें, कुछ भी करें, कहीं भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक चीजों का पता होना चाहिए जो कि आपको ऑलरेडी पता है, उसको थोड़ा और रिफाइन होना चाहिए जो कि आप कर लेंगे। तो अगर बेसिक चीज़ों का पता है तो फिर सॉफ्टवेयर का हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, ना होता। क्योंकि ये आई हैव अ फर्म बिलीव कि आप जब इसे कहीं भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़े अर्से बाद वो जो लर्निंग का वो आसान हो जाता है आपके लिए, और फिर बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो दैट्स वाई पहले ये समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। अगर मैं एसपीएसएस में यूज़ कर रहा हूँ, आप एसपीएस में करते हैं, तो एसपीएसएस में मेरा इस्तेमाल करना कोई इतना कमाल नहीं जितना नेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियोज पड़ी हुई। तो यूट्यूब पे जो वीडियोज हैं वो आप देख सकते हैं। यही मैंने बोला था कि एक्सप्लोर करने की आदत डालें, क्योंकि मैं सब कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको डायरेक्शन जरूर दे सकता हूँ और आप उसके बाद आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप मेरी बात पे ट्रस्ट भी करते हैं और आप चीज़ें देखते भी हैं। उससे पहले जो मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई, और वो बताने में फॉर एग्जांपल लाइक वॉश यूअर की चीज़ें बताई, या बिब्लियोमेट्रिक की बताई, या फिर अदर जो एस्पेक्ट्स हैं जोटेरो की बताई, अगर आप वीडियो जाके देखें तो यू विल फाइंड कि मैंने ज़्यादा डिटेल में बताई हैं, और वीडियो जो है वो बहुत जो है वो कंपेरेटिवली इतनी डीप नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगेन वो एटलीस्ट ज़्यादा तादाद में है तो यू कैन सी दैट। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो बता रहा हूँ उसकी वीडियोज भी आप जाके देखेंगे, एटलीस्ट मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप वीडियो जाके देखें। और वो वीडियोज अगर नहीं मिलेंगी दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, जो कि अनबिलीवेबल बात है, लेकिन फिर भी उसका कोई तरीका और इलाज किया जा सकता है। ओके, तो पहले ग्राफिकल अप्रोप्रिएट ग्राफिकल मेथड कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक अपने डेटा को रिलेशनशिप को देखने के लिए, और फिर उसके बाद मिसिंग डेटा का एनालिसिस क्यों जरूरी है। मिसिंग डेटा पे मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे कम से कम 3 घंटे लगते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, या 2 घंटे लगते हैं कि मिसिंग डेटा को एनालाइज कैसे करना है। अगर वो डिपेंड करता है कि इतना डीप ये सब्जेक्ट है, क्योंकि मिसिंग डेटा की जो इम्प्यूटेशन है वो रिग्रेशन के जरिए होती है। और ये अब हैरान कुन बात है आपके लिए होगी, मे बी फॉर सम नॉट फॉर ऑल, कि रिग्रेशन के जरिए, रिग्रेशन जो है वो सॉफ्टवेयर रन करता है और फिर रिग्रेशन के जरिए इंप्यूट करता है 5 डेटा टेबल को, समथिंग लाइक दैट। तो दैट मीन मिसिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इतना डीप नहीं जाएंगे। सो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मिसिंग डेटा प्रोसेसेस है। इसके अंदर मैं आपको फ्लॉ भी बताऊंगा कि ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स में क्या फ्लॉ है, स्टैटिस्टिशियन में चालाकी क्या चली है, लेकिन आमतौर पर ये कहीं ना कहीं किसी पेपर में कभी बोल दिया जाता है, या कभी कभी किसी डिफेंस में पूछ भी लिया जाता है। और फिर एक मज़ेदार बात है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो फिर आज ही के दिन कि वो डिफेंस में ही पूछता है या जर्नल वाले पूछते हैं, वो खुद भी उसके पीछे राज क्या है। तो एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और जो अप्रोचेस फाइन, विल नॉट गो इनटू दैट। फिर यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, आउटलायर्स, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसकी वीडियोस मिल जाती हैं और देख सकते हैं। बाईवेरिएट आउटलायर्स को देखा जा सकता है, मल्टीवेरिएट आउटलायर्स को देखने का तरीका, दैट्स गुड। फिर उसका ढूंढने का तरीका कैसे है, फिर इसको कैसे ढूंढा जाता है, और उसको फिर करते हैं। फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डमी वेरिएबल्स को कहाँ अप्लाई करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेशन है, और ये सब चीज़ों के साथ साथ आप इसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं एडमिट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, और मैं उसकी फिलहाल सदे बात कर रहा हूँ, वो एडमिट ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था मेट्रिक डेटा और नॉन मेट्रिक डेटा का, और मेट्रिक और नॉन मेट्रिक डेटा में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, क्योंकि वो ओरिजिनल ऑथर का भी नहीं था और मेरे जहन में भी नहीं रहा, क्योंकि दैट वाज माय आइडिया, और वो डायग्राम में ऐड किया हुआ था मैंने। तो लेकिन इत्तेफाक से वो स्लाइड मेरे मुझे मिल नहीं रही थी, तो वरना वो मैं आपको दिखाता। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं रिविजिट करने की कोशिश करता हूँ।
कि इसकी स्लाइड जो पहले चैप्टर की स्लाइड में वो वाला मैं स्लाइड लेकर आऊँ और आपको वो चीज़ समझाना चाहूँगा पहले, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्योंकि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7 है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है जो कि डाउन द लाइन हम समझ लेंगे। तो यू जस्ट बी विद मी, एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल, और थोड़ा सा let me try to switch quickly and wherever I can go. So that's what I can do quickly. And there are a lot of things, but yeah. So that was the slide which I was looking forward. Okay. Can you see this slide now? Data wali slide, types of data and measurement scales. Can somebody give me a cue quickly, and I should. Yes, yes, sir. Yes, दिख रहा है. Thank you very much. Okay. लास्ट टाइम मैं एक चीज आप लोगों को ये बताना भूल गया, और मैंने ये कहा था कि याद रखें आपकी टेक्निक जो है ना इन चीजों पर डिपेंडेंट करती है कि आपके डेटा की नेचर क्या है। नेचर का मतलब है वो नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक है। फिर एक और चीज जरूरत पड़ेगी आगे जाके, मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि नेचर क्या है। नेचर क्या है के बाद फिर एक और चीज पता चलनी चाहिए, और वो ये है कि कितने, जो मैंने फिर जोकिंगली बोला था कि शोले फिल्म का डायलॉग है, कितने आदमी थे, तो वो कितना डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट कितने हैं। इन दो चीजों की बुनियाद के ऊपर आपकी टेक्निक पिक होती है कि कौन सी टेक्निक लगेगी, कौन सी। तीसरी एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है। इस लाइक ये एसोसिएशनल है या फिर जो है ये डिफरेंस का है। ये दोनों चीजें ऑलरेडी हमें पता भी है और ये सब्सटैंशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगली क्लास के अंदर मैं कोडिंग का तरीका भी आपको बताऊंगा जरूर, और फिर उसी किताब के अंदर ही ये बहुत अच्छा एक चीज दिया हुआ जो हमेशा मैं सिखाता भी हूँ, तो वो चीज भी आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से हाइपोथेसिस से क्या लगेगा, कौन से हाइपोथेसिस से क्या लगेगा। ये सब चीजें मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा। बट थिंग यही है कि फाउंडेशन एक मतलब डेवलप हो जाए, और मैं याद रखिए जब मैं ये कहता हूँ कि फाउंडेशन डेवलप हो जाए तो मैं अंडर एस्टिमेट आप में से किसी को भी नहीं करता। फर्क इतना है कि मेरा बताने का जो अंदाज है, जो आगे जाके मुझे बताना है, उसके लिए मैं ग्राउंड खुद प्रिपेयर कर देता हूँ, ताकि जिसको आता है वो भी बेहतर तौर पर समझ ले, और जिनको नहीं आता है वो भी अपने आप को इसमें शामिल रखें कि यस मुझे अभी अब समझ आ गया है और एटलीस्ट आई कैन कंट्रीब्यूट, आई कैन पार्टिसिपेट। तो डेटा नॉन मैट्रिक एंड क्वालिटेटिव दोनों डेटा के अंदर अब एक और चीज है कि फर्स्ट करें, कई मतलब मेरे पास भी स्टूडेंट आते थे और एक जमाने आते हैं और आके बोलते हैं सर ये मेरा एक डेटा चेक कर लें, इसका रिग्रेशन सही लगेगा। और जब वो डेटा मैं एक नज़र पे देख लेता हूँ और वो लैपटॉप हाथ में पकड़ा हुआ होता है और मैं इत्तेफाक से गोइंग आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और रात 9 साढ़े 9 सवा 9 बजे की बात है और यूनिवर्सिटी की लाइट्स बंद हो रही हैं, और वो मुझे अब लैपटॉप में दिखाते तो एकदम मैं डेटा खोल के बोलता हूँ कि नहीं डेटा सही नहीं है, रिग्रेशन नहीं लगेगा। तो बेचारा वो एकदम लड़का जो है वो एकदम सुन हो जाता है और फिर बोलता है एक्सक्यूज मी सर क्या बातें कर रहे हैं, तो मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया, मैं क्या करूँ, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो कहने का मतलब है फिर डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन उसको बतानी पड़ती है। पता कई मतलब मुझे इसको ये बोलना पड़ता है कि यार इसको डमी वेरिएबल में कर लो, तो फिर वो बोलता है सर इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रहे हैं, अभी आप जा भी रहे हैं और मुझे बता भी नहीं रहे, आपने ये भी कह दिया है कि ये तो डेटा से नहीं लगेगा, तो फिर आपको ये डमी वेरिएबल क्या चीज़ होती है। तो मैं बोलता हूँ यार थोड़ा सा पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास में आऊँगा आपकी क्लास, हालांकि वो मेरा स्टूडेंट नहीं होता मेरी क्लास में, लेकिन तभी वो मुझसे खड़े होकर कई बात पूछ रहा होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ यार पहले देख लो, देखने के बाद मैं आऊँगा यूनिवर्सिटी तो देन यू कैन स्टिल टॉक टू मी। तो कहने का मतलब है ये अब मैं उसको एक सेकंड के अंदर ये डायग्राम कैसे सिखाऊं कि यार एक्चुअली नॉन मैट्रिक को जब मैट्रिक में करना हो तो उसका ब्रिज कुछ और जब मैट्रिक डेटा को नॉन मैट्रिक करना हो तो उसका ब्रिज कुछ और है। और इस बेटे को आराम से रखना है जी अच्छा, तो ये दोनों चीजें मिसाल के तौर पे जो ब्रिज है नॉन मैट्रिक को अगर मैट्रिक करना हो, नॉन मैट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का एग्जैक्टली वो मतलब नहीं है कि विदाउट नंबर, यहाँ क्वालिटेटिव नेचर है। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हर एक की अपना तरीका है उसको डिफाइन करने का, और क्वालिटेटिव का मतलब है नॉन मेजरेबल एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब मैंने आपको बताया था खुशी, एटीट्यूड, ओपिनियन, प्यास, फीलिंग्स, experience, let's say
कोई बुरा एक्सपीरियंस, अब ये बुरा खुद इटसेल्फ कितना बुरा, कम बुरा, ज्यादा बुरा, सो दैट्स दिस इज समथिंग, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव एब्स्ट्रैक्शन है। अब इनको मेजर करने के लिए ज़्यादा हम फिर सहारा लेते हैं, और सबसे ज़्यादा सहारा आसान जो है लिकर्ट स्केल का हो जाता है। अब लिकर्ट स्केल, रेंसिस लिकर्ट 1941-42, अब उस पे उन्होंने, जो रेंसिस अंकल हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन बहरहाल उसके पीछे भी राज है कि वो बड़ी अच्छी, और राज तो इतना मुश्किल वो नहीं है, लेकिन बहुत आसान है कि चीज़ है। खैर एनीवे, नॉन मैट्रिक डेटा हो यानी कैटेगोरिकल डेटा हो आसान शब्दों में, उसको अगर आपने मैट्रिक करना हो तो फिर क्या करेंगे? तो एक ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक से आपने नॉन मैट्रिक डेटा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो टेक्निक आपने लगानी है उधर मैट्रिक चाहिए डेटा। मैट्रिक का मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एक्चुअली मतलब क्या, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब क्या है, दे माइट बी लाइक, जिसको एसपीएसएस की जबान में रेशो या स्केल कहते हैं, एसपीएसएस की जबान में, क्योंकि एसपीएसएस के अंदर अगर आप वेरिएबल व्यू में जाकर देखें तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा कि वो स्केल वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह से नीचे अगर आप देखें तो इंटरवल और रेशियो स्केल में फिट होता है मैट्रिक, कंटिन्यूअस जिसको कहते हैं, और नॉन मैट्रिक को डिस्क्रीट बोलते हैं। तो नॉन मैट्रिक से मैट्रिक में डेटा कन्वर्ट करने के लिए आपको डमी वेरिएबल्स का सहारा लेना पड़ता है। डमी वेरिएबल्स का मतलब है कि नॉन मैट्रिक बने हुए हैं, ठीक है, और नॉन मैट्रिक जो है क्या मतलब, कैटेगोरिकल डेटा है, और कैटेगोरिकल डेटा को जब आप कंटिन्यूअस सूरत में लेके जाएंगे तो अब आपको एक मजबूरी है कि एग्जैक्ट डेटा उसी ट्रांसफॉर्म में तो नहीं होगा, लेकिन फिर आपको कोई प्रॉक्सी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और प्रॉक्सी क्या है, या डमी, डमी आपको जो है एक टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, और डमी टेक्निक ये है कि अपने डेटा को 0 और 1 में कन्वर्ट करना। तो 0 और 1 में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, या स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज है वो क्या करती है, वो जो भी स्टैटिस्टिक्स की ग्रामर है, स्टैटिस्टिक्स का ब्रेन है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या मैनुअल है, व्हाटएवर, वो 0 और 1 को वो न्यूमेरिक कंसिडर करती है। न्यूमेरिक मींस कंटीन्यूअस कंसिडर करती है, और जो न्यूमेरिक को कंटीन्यूअस कंसिडर करती है, तो इस वजह से लिहाजा ये दो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, और इसलिए उसको वो मैट्रिक में कंसिडर करके वो काम चला लेती है, और फिर वो टेक्निक आपको वही मतलूबा नताइज देती है जो एक्चुअली उसको देनी चाहिए, या उसको जो देना चाहिए वो फिर इसको जो जो मतलूबा नताइज दरकार है, मतलूबा का मतलब फेवरेबल नहीं है, जो नताइज दरकार है वही अगर देती है तो फिर डेफिनेटली दैट इज एक्चुअली वैलिड। वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट भी यही है, लेकिन हल्का सा एक आइडिया दिया। तो नॉन मैट्रिक को जब मैट्रिक में कन्वर्ट करना हो तो यू यूज डमी वेरिएबल। अब ऑन दी अदर हैंड अगर मैट्रिक से नॉन मैट्रिक करना हो तो तब क्या तरीका करें? और मिसाल के तौर पर यू कैन ऑलवेज से, तो सर वो एज मैंने ली थी और गलती से मैंने एज के लिए जो मैंने एज के ब्रैकेट था वो उसमें मैंने लिखा नहीं कि कौन से साल के, मैंने एक ब्लैंक लाइन छोड़ दी और हर एक ने अपनी उम्र लिख दी है। तो अब क्या करना है सर? क्योंकि ये तो जब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होगा तो ये मैट्रिक डेटा तो आ गया एज, और या जीपीए, सीजीपीए व्हाटएवर आ गया, हाइट आ गई, तो उसको कैटेगरीज में शो करना है, क्योंकि मेरे सुपरवाइजर ने बोला है इसको बार चार्ट से शो करो, और बार चार्ट आपको पता है कि सर वो तो कंटिन्यूस का नहीं आएगा, कंटिन्यूस का तो हमेशा हिस्टोग्राम आता है। ये अगेन मैंने बातों बातों में एक बात आपको इम्पोर्टेंट बता दी, तो हिस्टोग्राम आता है तो वो बार चार्ट तो नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार और दूसरे बार के दरमियान जो गैप होता है वो भी आना चाहिए ना। तो हिस्टोग्राम में तो एक बार और दूसरे बार के दरमियान गैप ही नहीं होता है, तो अगर ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का आइडिया समझना हो तो उस वाले ग्राफ से भी देखा जा सकता है। और याद है नेबरहुड की मैंने बात की थी, पर एनीवे, तो ये तो आना चाहिए। अब क्या करें? तो उसके लिए बड़ा आसान है, या कैटेगरीज बना लो। कैटेगरीज कैसे बनेगी? ये बड़ा आसान है, पहले डेटा को मिनिमम और मैक्सिमम देख लो, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, फिर देख लो कि अच्छा कैटेगरीज कैसे बनाए। लेट्स से एज आपने 15 इयर्स और फिर आपने 55 इयर्स तक ली है, तो आप इस तरह बना लें कि यार 15 टू 25, फिर 26 टू 35, एंड देन यू कैन मेक 3 कैटेगरीज और 4 कैटेगरीज, जो भी उसमें उसके इंटरवल में आती हैं, आप उस तरह बना लें। तो कहने का मतलब है मैट्रिक डेटा को नॉन मैट्रिक में कन्वर्ट करना हो तो आप कैटेगरीज बना लीजिए। तो दिस इज दीज आर, ये एक चीज जो मैं मिस कर गया था, और वो ये वैलिड चीजें हैं, और ये सारी चीज। अच्छा, ये जो 6th एडिशन है उसमें भी ये डिस्कस ज्यादा नहीं हुआ है, 7th में भी नहीं हुआ था, लेकिन अब जो 9th 8th एडिशन मेरे पास है उसमें थोड़ा सा डिस्कस हुआ है, लेकिन फिर भी ऑथर ने भी इसको ज्यादा इस पे हाईलाइट नहीं किया। बट दिस इज एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव गेन्ड एंड आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। मैं जल्दी से सम अप कर रहा हूँ। नॉन मैट्रिक को मैट्रिक में करना हो तो डमी वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा,
और अगर मेट्रिक को नॉन मेट्रिक करना हो तो कैटेगरीज बना दीजिए, कैटेगोरिकल डेटा को कैटेगरीज बना दें तो वो फिर नॉन मेट्रिक हो जाता है। और अगेन दोनों के ऑब्जेक्टिव अपने अपने के क्यों बनाना जरूरी है। तो ज़्यादातर वैसे ज़रूरत पड़ती है कि नॉन मैट्रिक को मैट्रिक किया जाए, और कई जगहों पे रिसर्च के अंदर मैट्रिक से नॉन मैट्रिक करना जरूरी है क्योंकि उनको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए कैटेगरीज का डायग्राम चाहिए या चार्ट चाहिए वगैरह। सो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, और मैं इस वाली प्रेजेंटेशन को I'm just shutting it down. So we'll move over here and then again. So coming back to examining the data, और ये सिर्फ बात नंबर 7, determine the best method of data transformation given in a specific problem, कि क्या जरूरत है डमी वेरिएबल या कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सिर्फ इस वाले पॉइंट की बात है। और फाइन, ये बात ही चले, हम आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन फेजेस में आप अपने डेटा के लिए क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करने के लिए ग्राफिकल एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद मिसिंग वैल्यूज का भी लाजमी आपने ग्राफिकल एग्जामिनेशन में यू कैन डू दैट ग्राफिकल एग्जामिनेशन। याद रखिए मेथोडोलॉजी चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 3 है, चाहे वो रिसर्च पेपर का सेक्शन है, चाहे वो आपका थीसिस है, और फिर जो भी चीजें तो चैप्टर 3 है, और चैप्टर 3 में ग्राफिकल एग्जामिनेशन can we do that? हम इसको बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो ग्राफिकल एग्जामिनेशन में आमतौर पे जितने भी थर्ड चैप्टर जो है आपके मेथोडोलॉजी का, उसके अंदर ग्राफिकल एग्जामिनेशन में आप बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हैं, ठीक है, और वो लिखते नहीं है, लेकिन आपको काम सारे करने पड़ते हैं। मैं एक चीज़ और तजुर्बा आपको बता दूं अगेन, फिर वो चैप्टर की डिलीनिएशन और दूसरी चीज़ों का अभी फिलहाल हम उस पर सर इजाज़त देंगे तो हम उस पर जल्दी से कंटेंट पे थोड़ी सी मैं थोड़ी बातें करूंगा, अभी नहीं, लेकिन वो फिर हम देखेंगे बाद में भी। पहले आपको चीज़ें समझा दूं। एक बात याद रखिए, चैप्टर 3 जो अभी आप लोग क्वेश्चन है कलेक्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 के फेज में भी आता है, उसके बाद एनालिसिस शुरू हो जाएगा। तो लेकिन चैप्टर 3 को मुकम्मल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सिर्फ आपको अपनी गाइडलाइन दे रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि चैप्टर 3 सबसे छोटा चैप्टर होता है आपके पूरे थीसिस में, लेकिन ये वाहिद चैप्टर है जो जिसमें सबसे ज्यादा हेडिंग्स कवर करनी पड़ती हैं, और ये बहुत जो है जरूरी है आपके लिए समझना। इसमें हर हेडिंग के अंडर दैट हेडिंग पर्टिकुलरली, उस हेडिंग में आपको लिखना जरूरी है। लिखना कितना ज्यादा है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगेन इसमें बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखा जाता। और अगेन कमिंग बैक टू माय फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज कि ये सबसे छोटा चैप्टर है लेंथ में, लेकिन ये सबसे ज्यादा इसमें हेडिंग्स हैं, और इसको कवर करने के लिए हर हेडिंग के अंदर लिखना पड़ता है। अब वो हेडिंग्स क्या है, मैं एक भी एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर सैंपल साइज क्या है उसकी अगर हेडिंग दे दें तो लिखना पड़ेगा क्या है, ये कहाँ से आया, कैलकुलेट किया, ये भी लिखना पड़ेगा। पॉपुलेशन का प्रोफाइल क्या है, आपने पॉपुलेशन का प्रोफाइल हेडिंग दें और उसको लिखना पड़ेगा। हेडिंग अगर नहीं देनी है, रिसर्च पेपर में हेडिंग नहीं होती है, लेकिन इसके बारे में 1 या 2 लाइनें लिखी भी जरूर होती है। थीसिस में इसके लिए ज्यादा आपको लिखना पड़ता है, ज्यादा से मतलब 1-2 लाइनों से ज्यादा। अच्छा, इस थर्ड चैप्टर की एक और जो खास बात यह है कि हर वो एनालिसिस जो आप करते हैं, आप उसकी जरूरी नहीं है रिपोर्टिंग करें, लेकिन अगर अपेंडिक्स में रिपोर्टिंग डिपेंड करता है सुपरवाइजर के, अगर वो अपेंडिक्स में आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो आपकी वक़्त, आपके काम की वक़्त बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है ग्राफिकल एग्जामिनेशन के बारे में अगर आप लिख दें और टेक्निकल नाम लिख दें कि मैंने ये चेक किया, अपने डेटा पे चेक किया, तो ये भी वैलिड कंसिडर होता है। लेकिन अगर उसको आप शो कर दें कि अपेंडिक्स ए या अपेंडिक्स सी के अंदर जो है इसकी एग्जामिनेशन मैंने किन मेथड से किया, वो एग्जामिनेशन की पिक्चर्स जो चार्ट्स वहां पे दिए हुए, तो यू कैन चेक, तो ये आपकी बात में सोने पे सुहागा। तो दिस इज सो वंडरफुल। तो कहने का मतलब है अगेन कि चैप्टर 3 में हर हेडिंग में लिखना जरूर कुछ ना कुछ है, और हर हेडिंग जो है वो कवर अप करनी है। ये हेडिंग ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, इसलिए चैप्टर छोटा है। एक और मुसीबत है, और वो मुसीबत ये है कि हर हेडिंग में जो लिखना है वो इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब वो है ऑप्शन, उसका लिंक है, मतलब वो हर अपनी हैसियत में वो खुद मुकम्मल है। कहने का मतलब है कि एक का लिंक दूसरी वाली हेडिंग से नहीं मिलता है, कि अगर एक का अगर डेटा खराब हो या सही नहीं लिखा हो तो दूसरा वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, ये समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा ये मेथोडोलॉजी की हेडिंग में आप अगर लिखते हैं तो फिर एक एक चीज, लेकिन
हर एक नई हेडिंग में नई चीज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सैंपल साइज का ताल्लुक पॉपुलेशन से है, और पॉपुलेशन जो है वो, और पॉपुलेशन की प्रोफाइलिंग जो है उसका सैंपल प्रोफाइलिंग से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। सैंपल साइज कुछ और चीज है, हालांकि ताल्लुक उसी से ही है, लेकिन पॉपुलेशन की प्रोफाइल आपने पहले अलग से लिखनी है कि मेरे रिस्पोंडेंट कौन है, या मेरे डेटा की नेचर क्या है, और ये कहाँ से मैंने लिया। अगर फॉर एग्जांपल सेकेंडरी डेटा की बात कर रहे हैं लोग, तो सेकेंडरी डेटा के अंदर वहाँ पे जो पॉपुलेशन को पूरा डेटाबेस का प्रोफाइल क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कौन सी चीजें आप लेंगे, कौन सी चीज नहीं लेंगे, क्या क्या चीजें हैं, उसकी डेप्थ और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये सब चीजें आप इसमें जाहिर करते हैं। आप ये जो सेकेंडरी डेटा वाले मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं सर, दानिश आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे, मेरा बहुत कम उसमें ताल्लुक रहा है, लेकिन एटलीस्ट दिस इज एग्जैक्टली यू कैन डू दैट। और मुख्तलिफ पेपर से ये पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से ये बताना बहुत जरूरी, एग्जामिनेशन फेजेस में ग्राफिकल एग्जामिनेशन को अगर मेंशन भी करते हैं, लेकिन मेंशन जरूर करें, बताएं कि क्या किया है, और जो है फिर उसके बाद अगर अपेंडिक्स में इसको ऐड कर देंगे तो दैट्स वंडरफुल। और देन आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएटिंग मिसिंग वैल्यूज। आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट, दैट मींस फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद इवैल्यूएट करें। अच्छा, कई मतलब और होता है मिसिंग वैल्यू नहीं, आप देखें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें चोरी ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आमतौर पे सुपरवाइजर या हम जैसे लोगों को बिल्कुल पता चल जाता है, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ, तो मेरे थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा बस। तो आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट मिसिंग वैल्यूज, कहने का मतलब क्या हुआ, इवन इफ देयर आर नो मिसिंग वैल्यूज प्लीज राइट वन सेंटेंस के देयर आर नो मिसिंग वैल्यूज फाउंड। ये वही मेरी बात को रिलेट करेगा जो मैंने कही कि हर हेडिंग, जो भी हेडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर मिसिंग वैल्यू एक हेडिंग है, अगर फर्ज करें तो उस हेडिंग में एक लाइन चाहे लिखें, लेकिन लिखनी जरूरी है, चाहे वो मिसिंग वैल्यूज नहीं भी है तो, ठीक है। और फिर इसकी जस्टिफिकेशन अगर दे देंगे कि मिसिंग वैल्यू क्यों नहीं है, किस मेथड से आपने इसे चेक किया और क्या किया, और इसका प्रूफ, चेक करने का प्रूफ जो है वो प्रूफ भी मैंने सॉफ्टवेयर के जरिए उसका अपेंडिक्स में ऐड कर दिया है, तो ये फिर उस जो लाइन आपने लिखी है उसकी वक़्त मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाती है, और एक अहमियत हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा एथिकल कंसर्न भी है कि आपने एक बात, अच्छी बात भी लिखी और सही बात भी है। इसी तरह से आइडेंटिफाई एंड डील विद आउटलायर्स, अगर आउटलायर्स हैं तो फिर आपने उसको डील कैसे किया, और ये भी अगेन डील करने के लिए क्या थर्ड चैप्टर में सारे टेबल्स देना जरूरी है, नो, डोंट डू दैट। तो व्हाट यू विल डू, यू कैन जस्ट मेंशन कि मैंने अगर डील किया है तो किन तरीकों से किया। अब वो किन तरीके क्या हैं, जो है वो आज फिलहाल तो नहीं, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कर सकते हैं आउटलायर्स को चेक करने के, और वो कुक्स लॉ है, और फिर देन देयर इज लाइक महालनोबिस डिस्टेंस है। अभी सारे मल्टीवेरिएट के हैं ये। अब जाहिर है, अगेन बात ये है कि टाइम शॉर्ट होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको एटलीस्ट अभी नाम बता रहा हूँ, महालनोबिस डिस्टेंस एंड कुक्स लॉ। एसपीएस से आप बिल्कुल ये टाइप करेंगे, एसपीएस में टाइप करेंगे, आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छा है। और देन देयर इज अगेन एक और है, 3 तरीकों से आउटलायर्स चेक करते हैं और चेक किए जा सकते हैं। ओके, चेक वेदर स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस आर मेट, स्टैटिस्टिकल अजम्पशन जो हैं वो चेक करें कि क्या ये सारी चीजें पूरी हो गई हैं। स्टैटिस्टिकल एग्जाम्पशन, ये तो मुश्किल नाम है, नहीं बिल्कुल नहीं है। कोई भी डेटा हो उसकी नॉर्मेलिटी, लीनियरिटी, ये चेक करना जरूरी है। और नॉर्मेलिटी भी जो है वो यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी है, जो आमतौर पे लोग कर्टोसिस और स्क्यूनेस से चेक कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी जो है उसका तरीका फर्क है। अब यहाँ पे फिर मैं आपसे बात करूंगा, हम में से ज्यादातर लोग, और जो है वो माजरत के साथ मैं ये कहने लगा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो स्मार्ट पीएलएस या पीएलएस एसईएम की तो कोशिश करते हैं, जो मल्टीवेरिएट टेक्निक है उस पर यूज़ करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी चेक होती है, और मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी चेक करने का कैलकुलेटर जो वेबसाइट पे पहले मौजूद था, अब आजकल नहीं है, वो मार्डिया, MARDIA, मार्डियाज की 1972 की बुक्स हैं, और उस बुक के अंदर वो मेथड है, और उसी मेथड की बुनियाद के ऊपर ज़्यादातर वो चलता है, और ज़्यादातर लोगों ने वो किया हुआ है। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी के अलग डिफरेंट मेथड है, तो मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी को चेक करने के बाद फिर देन इट इज अ गुड आइडिया। ये हर एक अच्छे पेपर या अच्छे एडिटर यही कहता है, लेकिन चूंकि हम ज़्यादातर लोग दूसरे पेपर हमें इस पे तनकीद या तमीज़ नहीं करते हैं, बताते नहीं है, तो लिहाजा हम उसको फॉलो भी नहीं करते, और फिर ये नॉलेज भी रह जाती है हमारे पास। एनीवे, ये भी देखेंगे फिर कभी ये मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह PLS SCM जाएंगे तो वहाँ पे जाके देखेंगे। और मैंने URL और वेबसाइट भी मैंने उनकी, मेरी प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने दूंगा, इट्स ऑलमोस्ट 5 आवर्स प्रेजेंटेशन,
अब 8 आवर्स प्रेजेंटेशन लेकिन ज़्यादा हम उसको जल्दी भी उसको कवर करेंगे क्योंकि आमतौर पे मैं वर्कशॉप और सेमिनार फिर इसी में प्रेजेंटेशन के साथ करता हूँ. Okay, anyway, so outliers पे check whether statistical assumptions are met. तो statistical assumptions की check करने के बाद फिर अब एक और चीज भी check करनी है आपको कि अगर जो टेक्निक याद रखिए, एक और बात मैं बहुत सिंपल अंदाज में बता रहा हूँ. ये statistical assumptions है जो कि आपने नॉर्मेलिटी और सब चीजें चेक करनी है. ये हर टेक्निक के साथ ये पहले चेक की हुई होनी चाहिए और अगर ये पहले से चेक हुई है दैट्स वंडरफुल. फिर एक और assumptions हैं जिनका टेस्ट करना बहुत जरूरी है और वो है टेक्निक टू टेक्निक वो assumptions चेंज होती रहती हैं. मिसाल के तौर पे कहीं अगर अनोवा या मनोवा लगाना है तो उसके अंदर जो है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का चेक होना बहुत जरूरी है. अब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का जो चेक होना जरूरी है वो क्या है, वो रिग्रेशन की जबान में उसको होमोस्कीडास्टिसिटी कहते हैं. अब फाइन हेटेरोस्कीडास्टिसिटी यानी वो नॉन वेरिएंट. अभी फिलहाल ये टर्मिनोलॉजीज आप लोग भी यूज करते हैं, देखते भी हैं माशाल्लाह. इकोनोमेट्रिक्स में तो बहुत अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी इसमें ट्रीटमेंट्स भी हैं और आई एम नॉट दैट वेरी गुड इकोनोमेट्रिशियन बट लेकिन एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी का थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है कि वो तो बस मेरे मतलब के लिए कैसे काम करते हैं तो वो मैं आपको बता सकूंगा. लेकिन एनीवे तो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है. होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब वो एनोवा के लिए चेक होना जरूरी है. ओके, फैक्टर एनालिसिस में के एमओ है, केसर मायर ऑल्किन. ओके, पर इसी तरह से रिग्रेशन में कुछ एग्जाम्पशन जो जनरल है जाहिर है ऑफ कोर्स हर इस टेक्निक में इसी तरह कुछ स्पेसिफिक भी मे बी मल्टी कोलिनियरिटी. अच्छा, फिर कई कई ऐसी बातें हैं कि कोई कोई एग्जाम्पशन अगर किसी और टेक्निक में लाजमी तौर पे उसका उसका मौजूद होना यानी मल्टी कोलिनियर डेटा अगर है या कोलिनियरिटी मौजूद है तो वो तो बहुत अच्छा है रिग्रेशन के लिए. लेकिन वही सॉरी वो बहुत खराब है. आई एम रियली सॉरी, वो बहुत खराब है रिग्रेशन के लिए. लेकिन वही चीज जो है वो लाजिम वो मलजूम ठहर जाती है फैक्टर एनालिसिस जब करें तो, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस के अंदर जो है वेरिएबल्स का आपस में कम्युनैलिटी डेवलप होना वो बहुत जरूरी है और वो भी एक हद तक, नॉट अप टू द एक्सट्रीम बट एटलीस्ट एक हद तक. तो ये दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टैटिस्टिकल assumptions एक जनरल assumption है. उसके बाद फिर टेक्निक स्पेसिफिक assumption है जो कि पूरे होने चाहिए विद स्टैटिस्टिकल assumptions भी साथ साथ. तो अगर स्टैटिस्टिकल assumption ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है और यही है जो मैं आपको कहता हूँ कि हमारी पिछली जो बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर जो शुरू में जो लेवल्स है, आप सोचते होंगे कि स्टैटिस्टिक या टी टेस्ट और जी टेस्ट मैंने पढ़ लिया अब मैं क्यों पढ़ूं. नो, उस वक्त वो पढ़ने का लेवल कुछ और था. अब हम मल्टीवेरिएट के जब डेटा में जा रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि मल्टीवेरिएट इज नॉट इक्वल टू मल्टीवेरिएबल. तो जब मल्टीवेरिएट में जाएंगे तो फिर हमारी ओरिएंटेशन सब चीजें डिफरेंट, हमारी हर चीज डिफरेंट हो जाएगी, काम हमारा बड़े लेवल का होगा. तो हमारा फिर एनालिसिस, ध्यान, नजर, विजन और हमारा लाइक पर्सपेक्टिव ये सब चीजें अब जरा बड़ी हो जानी चाहिए. तो इसलिए स्टैटिस्टिकल assumption और हर टेक्निक के हिसाब से उनकी स्पेसिफिक assumptions को भी समझना जरूरी होता है. अब वो जा रहे हर टेक्निक टू टेक्निक है, मैं सारी एक ही प्रेजेंटेशन में नहीं बता सकता, हर टेक्निक की स्पेसिफिक है. फिर develop a preliminary understanding of the data. That means you need to develop a what is the overall picture of my data और ये कैसे है और कैसे नहीं है. और यहाँ पे बहुत आसानी से पता चल जाता है. मैं फिर आपको बहुत बहुत सादगी से मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि अगर आपने डेटा खुद बनाया हुआ हो, खुद जनरेट किया हुआ हो, ठीक है, तो वो और आपने सर्वे की जगह थोड़ी जान छुड़ाई हो. आमतौर पर लोगों के माशाल्लाह माशाल्लाह ड्राइंग रूम में सारे डेटा कलेक्ट हो जाते हैं, मुझे अंदाजा है. तो ड्राइंग रूम में बैठ के आराम से तो, लेकिन ये सब चीज़ों के साथ ये सुपरवाइजर्स को जो सीनियर लोग हैं माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है उनको पता चल जाता है. तो प्लीज़ ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी मत कीजिएगा. डेटा कम हो कोई बात नहीं, ठीक हो, सच्चा हो, बता दें कि ये है, इतना हो सका, कोई बात नहीं, दैट्स ओके. स्टैटिस्टिक्स में टेक्निक्स हैं कि डेटा अगर कम है तो फिर किस तरह से काम करके आप दूसरी इसकी ऑल्टरनेटिव टेक्निक पे जा सकते हैं, कोई बात नहीं. लेकिन वो एटलीस्ट अनएथिकल काम ना करें, वो अच्छी चीज़ नहीं है. एनीवे, खैर. सो ग्राफिकल एग्जामिनेशन में शेप जो है वो आमतौर पे आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम में क्या शेप है, बार चार्ट में क्या शेप है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में कैसे शेप है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट. स्टेम एंड लीफ आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता आजकल, लेकिन लोग फिर भी अगेन डिपेंड करता है सुपरवाइजर पे, डिपेंड करता है लाइक एडिटर पे वो क्या है. अच्छा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ एडिटर पे डिपेंड करता है, बिलीव इट और नॉट एडिटर पे डिपेंड करता है. ये भी आप बता दूं किसी रजिस्टर किसी बड़े जर्नल के एडिटर पे डिपेंड करता है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ जल्दी से, और वो ये कि एक मरतबा हम से मुराद मैं आई वाज देयर
like maybe the mentor or somebody, but उन्होंने पेपर लिखा, पेपर लिख के हमने किसी जर्नल में भिजवा दिया, मेरा नाम उन्होंने शामिल कर दिया, फाइन, मैंने कोई कमाल कुछ में किया नहीं था, सॉरी, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब वो भिजवा दिया उन्होंने, भिजवाने के बाद वहां से जो है रिजेक्शन हो गई, रिजेक्शन होने के बाद उन्होंने जो जिस बात पर रिजेक्ट किया वो हैरानकुन थी, जो आमतौर पे डगर देखते हुए सब चीजें नई नई उस वक्त, लाइक आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो वर्जन 2 था, M2 स्मार्ट PLS का सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर काम करके भिजवाया था, तो एडिटर ने फौरन जल्दी से बता दिया और बता दिया कि जी एक्सक्यूज मी, ये वाला एनालिसिस हमें चाहिए नहीं, तो ये वाला एनालिसिस नहीं चाहिए, और प्लीज आप टी टेस्ट, जी टेस्ट या मैक्सिमम अनोवा से आप बाहर नहीं जाएंगे, आप इसको प्लीज इस तरह करके भिजवा दीजिए। तो हमने ऑब्जेक्टिव वो सारी चीजें चेंज की और फिर भिजवाया, वो पब्लिश हो गया। तो फिर एडिटर ने एक छोटी सी ईमेल लिखी और हमें आके बताया, और उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो मेरे जर्नल की ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सेवी नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, क्योंकि ऑडियंस का मतलब है दैट मीन वो सब्सक्राइबर्स हैं और वो उसका जर्नल खरीद कर पढ़ते हैं। तो ये जो जिस कम्युनिटी में मैं काम कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल या एटलीस्ट वो स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा नहीं आती, तो लिहाजा जो मिनिमम स्टैटिस्टिक्स है उसके ज़रिए भिजवाएं। और वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल था, फिलहाल नाम तो ज़रूरी नहीं है बताना, लेकिन वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल था, बहुत ज़्यादा था, वो जो भी था वो पल हो गया। तो कहने का मतलब है कि बाद वक़्त एडिटर्स भी कभी-कभी कह देते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनकी ऑडियंस उनकी क्या है या उनकी रीडरशिप जो है वो किस तरह से और क्या है। तो इस पे भी ध्यान, सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, ये तजुर्बा था एक ज़िंदगी का, तो आई लर्न्ड इट, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। फिर देन शेप क्या है और फिर रिलेशनशिप स्कैटर प्लॉट और आउटलायर्स को देखने के लिए अगेन बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट भी वो देखे जा सकते हैं। तो दिस इज़, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसमें यहाँ ये कमाल है कि एसपीएसएस में कैसे करेंगे, मैं फिलहाल इसको अभी बताना कोई कमाल नहीं है, लेकिन एसपीएसएस में कैसे करेंगे, हिस्टोग्राम और नॉर्मल कब में आप देखा जा सकता है, और वो कैसे करेंगे, ये डेटा फाइल है, और डेटा फाइल में कोई भी एक ले लें और फिर एसपीएसएस में इस तरह का डायग्राम आएगा। अब यहाँ पे शेप के अंदर था, अगर आप पीछे देख लें, ये बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज इसको इग्नोर मत करें इस बात को। तो ये इसको कैसे आएगा, नॉर्मल का भी बीच में आ रहा है, नॉर्मल मेरा डेटा है या नहीं, इससे पता चल जाता है कि इज इट ओके, शैल आई गो, या तकरीबन नॉर्मल नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स तकरीबन नॉर्मल नजर आ रहा है, कि बीच वाली जो है मीन वैल्यू थोड़ी सी स्क्यूड है, लेकिन एटलीस्ट वो हाईएस्ट है, बाकी पे जो है लोएस्ट और लेफ्ट और राइट के ऊपर, टेल्स के ऊपर है, सो समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली द आइडियल शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व, लेकिन एटलीस्ट चल जाएगा। ओके, देन देयर इज स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट में हम किसी भी बेसिक स्टैटिस्टिक्स की किताब से पढ़ा जा सकता है कि क्या चीज होती है, लेकिन ये अगर बना लेंगे फाइन, नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं है, मेंशन करते हैं, लेकिन ये चेक करने का तरीका है, अगर चेक कर लेंगे इससे तो क्या हर्ज है, और जरा अगर पुराना रिवाइज भी हो जाए तो यू विल ऑलवेज रिमेन करें। और इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे नहीं देख सकते, एसपीएसएस को कैसे करेंगे ये सेकेंडरी है अभी फिलहाल, पहले समझ लें कि देखना जरूरी है। ओके, एंड देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर सकते हैं, टेबल जानबूझ के छोटा बहुत जो भी वटेवर, पढ़ना इतना मकसद नहीं है जितना ये है कि फ्रीक्वेंसी को आप दिखा सकते हैं। अच्छा, प्लस जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स है उसको दिखाया जा सकता है, जिससे आउटलायर भी पता चल जाते हैं, जिसमें कैटेगरीज वाले बॉक्सेस एंड प्लॉट्स भी हो सकते हैं, और प्लस जो ये भी देखा जा सकता है कौन से ग्रुप में डिस्पर्जन ज्यादा है। डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि फैलाव ज्यादा है, फैलाव ज्यादा होने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जाहिर है उसकी ज्यादा बड़ी हुई है, और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीडियन भी जाहिर है वो दूसरे वाले चीजों से ज्यादा है। मीडियन का मतलब है कि डेफिनेटली वो अपनी जगह से, तो इस वजह से ये भी एक नज़र में देखा जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि ग्राफिकली देखने में क्या होगा, इसको कैसे करेंगे एसपीएसएस में या किसी और सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, वो भी देखते हैं, वो भी देख ली जाएगा, बट ये समझना जरूरी है। ओके, देन देयर आर स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में आमतौर पर ये देखा जा सकता है कि मेरे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, डेटा में एक्चुअली स्कैटर कैसे हुआ है, और इसको स्कैटर होने के अंदर ये समझना जरूरी है कि क्या ये मेरे लिए करामत है, क्या ये लीनियर है या नहीं है, क्या इस पर कोई और काम करने की जरूरत है या नहीं, ये सब चीजें समझना जरूरी है। और फिर उसके बाद इसका इलाज कैसे होगा ये एक अलग चीज है, ये पहले समझना जरूरी है कि ये लीनियर है या नहीं। अगर आप इसको गौर से पहले वाले जो 0.5 के, सॉरी जो 5 है, नीचे एक्स एक्सिस में 5 वाला जो पहला डॉट है और जो वाई एक्सिस पे 5 है, इसको ध्यान में रखें, और एक कर्व बना के जो सबसे आखिर में गया हुआ है, जो टॉप 10 के ऊपर वाई एक्सिस पे, और 10 ऑलमोस्ट या 9 के ऊपर जो है, 9 पॉइंट समथिंग 8 के ऊपर जो है वो है, अगर आप इधर देखें और वापस एक कर्व बनाए वहां तक, यानी दूसरा आर्क बनाए, और फिर आर्क नीचे, वही नीचे से ला के अगर आप आए तो रग्बी की बॉल आपको नजर आएगी,
तो याद रखें कि किसी डेटा के लिए जो आमतौर पे जो ज़्यादा बेहतर डेटा होता है, आप स्कैटर डायग्राम की शेप से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेटा कैसा है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल ज़्यादा वो स्कैटर बनेगा ही दो वेरिएबल पे, x19 और x5 यहाँ पे सिर्फ कोई भी एग्जाम्पल ऑथर ने एक ली हुई है। ये डेटा फाइल मेरे पास मौजूद है ओरिजिनली। तो ये डेटा फाइल के ऊपर अगर आप देखें तो रग्बी की बॉल की शेप भी नजर आनी चाहिए। तो शेप से कई मतलब ग्राफिकली शेप से पता चल जाता है। अच्छा, मेरे पास सर डिफरेंट मैं इलाज आपको सॉरी में डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन बोलिए आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अच्छा, मैं इसमें माजरत चाहता हूँ। तो हम देख नहीं पा रहे हैं। चलें, ठीक है, मैंने दोबारा से इसको शेयर करने की कोशिश की। लेट्स सी इफ वी कैन गो है। तो मुझे बताने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं सर हमारे पास शो हो रही थी। हमारे पास हो रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हो रही है आप लोगों के साथ शेयर? जी सर, अब हो गई। जी सर, हो गई है। ओके, थैंक यू। ओके, तो कहने का मतलब ये रग्बी बॉल का जो शेप नजर आ रहा है ना, तो इसमें दिस इज अगेन सिर्फ देख के, अभी देखें हमने कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ी नहीं है, कोई हमें फॉर्मूला नहीं जाना, हमने कोई कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं हम सिर्फ ग्राफ उसको देख रहे हैं कि विजुअली कैसे दिखता है। मैं इसको और भी बताऊंगा कि हेटेरोस्कीडास्टिसिटी होमोस्कीडास्टिसिटी कैसे चेक करेंगे, कभी स्कैटर डायग्राम अगर बना हुआ हो वैसे, तो ये हमको विजुअली भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, वो गलत नहीं है, वो किताबों में नहीं है, लेकिन वो वर्क करता है। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन। और फिर यहाँ से अब मिसिंग डेटा की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ एसपीएसएस में कैसे इसको रन करेंगे और एसपीएसएस में कैसे इसको करना है। अगर आप में से चंद लोग अगर कहेंगे तो वो मैं उसको बता दूंगा, वो अगर नहीं तो आप एसपीएस में वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं मतलब मैं ये खामा का ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी शुरू में आके लगाना शुरू करेंगे ना, अब जब पुराने हो जाएंगे फिर मसला नहीं होता। अब जैसे मैंने ली है ना पूरी साइड पे, मैं शुरू में आ गया था तो मसला नहीं हो रहा मुझे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं लिखूंगा जरा, क्लास हो रही है, मैं क्लास लूंगा। वालेकुम अस्सलाम। चले, एटलीस्ट पता चल जाता है हालात हाजिरा पे भी जो है क्या चल रहा है। ओके, सो मिसिंग डेटा की बात, मैं एसपीएसएस की बात कर रहा था कि एसपीएसएस के ऊपर भी वी कैन डू दैट, हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन मैं जो बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में जो नाम है, अगर हम इसको भी देख लें, मैं यहाँ से जल्दी से आपको दिखाता हूँ। और इसको एसपीएसएस में कैसे करेंगे, इफ यू लुक एंड एक्सप्लोर, so that will be good histogram, bar chart, Boston Vista plot, stem and leaf plot। आप अपने डेटा के बाद जब आ जाए तो आप इसको रन करके देखें, स्टैटिक प्लॉट कैसे करेंगे, आउटलायर्स कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा काम आपको भी करना है, और यहाँ से अब मिसिंग डेटा के लिए हम बात करते हैं। सो मिसिंग डेटा में इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो आमतौर पे पैटर्न चेक किया जाना चाहिए कि पैटर्न क्या है और कहाँ अवेलेबल है और कहाँ नहीं है। मैं एसपीएसएस में ये टेक्निक आपको मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ और ये चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आमतौर पे एसपीएसएस की एडवांस क्लासेस में भी नहीं बताई जाती हैं या कम बताई जाती हैं, तो और उसको ठीक है। सो अब एडवांस क्लासेस में जो आमतौर पे बताई जाती हैं वो भी ऐसे में बताऊंगा कि मिसिंग डेटा के अंदर तो आपको ये देखना होता है कि मिसिंग डेटा में अगर आप गौर से देखें तो नीचे लिखा हुआ है टिपिकली अकर्स, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट मिसिंग डेटा टिपिकली अकर्स व्हेन रिस्पोंडेंट फेल्स टू आंसर वन और मोर क्वेश्चन इन अ सर्वे ऑफ कोर्स। लेकिन फिर ये जो आमतौर पर रिस्पोंडेंट जवाब नहीं देते हैं, फिर ये क्या सिस्टमैटिक है या रैंडम है, ये एक्चुअली रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है कि आपका मिसिंग डेटा अगर है तो वो क्या था, सिस्टमैटिक था या रैंडम था, या आप कह सकते हैं कि यार ना तो वो सिस्टमैटिक था ना रैंडम था, मिसिंग डेटा था ही नहीं, लेकिन लिखना जरूरी है जैसा मैंने पहले बोला। तो रिसर्चर्स का कंसर्न क्या है कि अगर कोई है तो फिर उसको आइडेंटिफाई करना पैटर्न क्या है, और पैटर्न को देखने के बाद उसको मिसिंग डेटा को ट्रीट कैसे करना है। अब ऑफ कोर्स इसका फिर इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट यही है कि वो सैंपल साइज रिड्यूस हो जाता है, और जो है वो सैंपल साइज के बाद जो है वो फिर डिस्टॉर्ट रिजल्ट भी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स मिसिंग डेटा होगा तो डिस्टॉर्ट होगा, और इसके बड़े सीरियस बातों का जो है वो फिर आता है। और कुछ सॉफ्टवेयर तो चलते ही नहीं है, मिसाल के तौर पर स्मार्ट पीएलएस के अंदर जो शुरू का जो वर्जन थे, और वर्जन अगर मुझे याद हो 2.8 समथिंग, तो स्मार्ट पीएलएस के अंदर जो शुरू के वर्जन के अंदर मिसिंग डेटा हो तो वो फाइल ही जो है वो अपलोड नहीं करता था, या दूसरे लफ्जों में वो सॉफ्टवेयर में कॉल ही नहीं करता था। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा स्ट्रिंजेंट को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। इसी तरह से एमॉस, सीबीएसईएल, कोवेरिएंस बेस्ड
स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग का जो सॉफ्टवेयर एमॉस ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैंने भी वही यूज़ किया, SPSS का सॉफ्टवेयर है। तो वो एमॉस जो है वो एमॉस सॉफ्टवेयर के अंदर का टेक्निक के अंदर का मिसिंग डेटा है तो वो टेक्निक रन ही नहीं होगी, वो आप रन ही नहीं कर सकते एमॉस में, वो सॉफ्टवेयर ही रन नहीं होगा जब तक वो मिसिंग डेटा का, फिर मिसिंग डेटा का ऑप्शन अगर आप ऑन कर दें तो उसके बाद वो फिर उसका फिर एनालिसिस वो डिफरेंट तरीके से वो उसको कर लेता है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रिंजेंट है, खासतौर पे CBSEM तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए CBSEM स्ट्रिक्ट तभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो, क्योंकि वो उसकी एजम्पशन, स्टैटिस्टिकल एजम्पशंस एंड ऑफ कोर्स टेक्निक एजम्पशंस को पूरा करने नहीं करते लोग, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस या वक्त तलब काम है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो PLS-SEM की तरफ भाग जाते हैं, CBSEM को कोई नहीं करता। खैर एनीवे, ये लाउजी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मैं फिलहाल आई फॉलो दैट के ये ऐसा ही है एग्जैक्टली, लोग मानते नहीं है मेरी बात, लेकिन एनीवे। सो 4 स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग मिसिंग डेटा। टाइप ऑफ मिसिंग डेटा क्या है, उसको हमें टाइप को देखना चाहिए, और एक्सटेंट किस हद तक मिसिंग है ये भी देखना चाहिए। ये बहुत कारआमद बातें हैं, ये भी सुन लीजिए गौर से इसको, और सिर्फ अभी सुनना है और कुछ भी नहीं करना। और डायग्नोज रेंडमनेस ऑफ द मिसिंग डेटा, ये मैं आपको डायग्नोसिस बताऊंगा SPSS में कैसे रन करते हैं। और फिर इम्प्यूटेशन मेथड, धैर्य में इम्प्यूटेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर ये बहुत लंबा है, क्योंकि वो रिग्रेशन का तरीका है, फिर वो डिपेंड करता है कि रिग्रेशन भी जो है वो मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड के जरिए है या उसके अंदर क्या है। तो ये मैक्सिमम लाइकलीहुड और रिग्रेशन, यस, अगर आप याद रखें OLS का नाम सुना होगा, OLS इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। सो OLS जो है वन एल्गोरिदम, अनदर एल्गोरिदम इज ML, फिर इसी तरह से और भी WLS, तो वेटेड लीस्ट स्क्वायर इज अनदर एल्गोरिदम। ये सारे रिग्रेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये तो इसमें आमतौर पे जो है वो ML मैक्सिमम लाइकलीहुड रिग्रेशन के जरिए डेटा इम्प्यूट होता है। तो मुश्किल नहीं है, या नाम से बिल्कुल मत घबराइए, मुश्किल नहीं है, बट द थिंग इज कि ये उस तरह से ही होता है, और वो डिफरेंट चीज़ है, और डिफरेंट चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है। नाम से बिल्कुल मत घबराइएगा मैक्सिमम लाइकलीहुड क्या है, लेकिन कोई बात नहीं। सो डायग्नोज द रेंडमनेस ऑफ द मिसिंग डेटा प्रोसेसेस। सो इसके मिसिंग डेटा दिखाएंगे, फिर उसके बाद इम्प्यूटेशन मेथड के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं मिसिंग डेटा के अंदर स्ट्रैटेजीज। अगर मिसिंग डेटा हो तो क्या हो, ऑब्जर्वेशन विद कंप्लीट डेटा ओनली। ज़्यादातर यह है कि मिसिंग डेटा वो कोशिश करें कि ऑब्जर्वेशन सारी कंप्लीट डेटा की हो। प्लस आसान है डिलीट केसेस, और या वेरिएबल को आप डिलीट कर दें, ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो कि बुरी नहीं है, बट कई मरतबा ऐसा होता है डेटा बहुत कीमती होता है, और ये पहले तो मैं समझता था कि किताबों में पढ़ के कि यार ये कीमती डेटा कहाँ होगा, हम तो बड़ी आसानी से जाके ले आते, कोई तो मुश्किल थोड़ी है। बाद का पता चला कि यार नहीं, ये कई सिचुएशंस के अंदर वो दोबारा वो सिचुएशन डेवलप ही नहीं हो पाती है, और मैं किसी और टाइमिंग में अगर वो डेटा ले लूँ जो कि क्रॉस सेक्शनल डेटा है, लेकिन वो टाइमिंग में अगर डेटा ले लूँ तो फिर बड़ा मसला है। और मसला ये है कि ये कोई लाइक इस तरह नहीं है कि वो लॉन्गिट्यूडनल डेटा है तो मैं एक टाइम नहीं, दूसरे प्राइम टाइम के बाद फिर उसके बाद मैं इसको किसी और लोगों से भी पूछा जा सकता है, नहीं। तो इसलिए केस को डिलीट करना, वो मेरे पास डेटा ही कम है, मैं केस डिलीट करूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो दिस इज द केस। अच्छा, पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि डिपेंड करता है कि आप रिसर्च का ऑब्जेक्टिव करें। मिसाल के तौर पे मिस वर्दा यहाँ पे हैं, और लाइक आई वुड लाइक टू टेक हर नेम आल्सो बिकॉज़ शी हैज बीन इंटरेस्टेड इन डूइंग द लाइक PhD इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक और खास बात है जो कि मैं ज़्यादा आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन दैट, बट एटलीस्ट समहाउ इसमें एम्प्लॉइज बहुत कम ऐसे जो हैं रिसर्च के ओरिएंटेशन जिसमें एम्प्लॉइज अगर रिस्पॉन्डेंट हो, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन 20 हैं और वो किसी खास टेक्निक पे नैरो डाउन हुई हुई है। नैरो डाउन होने का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो बेशक 75-80 हैं कराची पाकिस्तान में, लेकिन वो किसी वजह से, किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से वो नैरो डाउन 20-25 है। अब 20-25 में से ही अगर आप 2 या 3 के मिसिंग डेटा को आप डिलीट कर देंगे तो सोचे कितना नुकसान होगा उनके काम। तो दैट्स व्हाई ये डिलीट केसेस और वेरिएबल्स को भी एहतियात से इस्तेमाल करना, लेकिन ऐसा होता जरूर है, और ये भी एक टेक्निक है। फिर उसके बाद एस्टिमेशन, मिसिंग वैल्यूज को एस्टिमेट कैसे करते हैं, आसान तरीका भी है और इजी तरीका भी है, कन्वीनियंट तरीका भी है, जो कि ऑलरेडी हम कर लेते हैं। इसमें से बिलीव इट और नॉट, आप लोगों के पास ये तरीका ऑलरेडी बगैर नोइंग कि ये साइंटिफिक तरीका है, आप उसे कर ही लेते हैं। वो करते हैं क्या, आसपास देखते हैं इस पर पूरे वेरिएबल का मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू देख के वाला मीन वैल्यू डाल देते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हॉट डेक मेथड कहते हैं। फिर एक होता है कोल्ड डेक मेथड।
और कुछ जो है वो बहुत ही चालाक लोग होते हैं, और वो बोलते हैं अच्छा ये वाला डेटा इसे कितना है, ये 3 डेटा मिसिंग, अच्छा मेरे पास इसी स्केल का किसी और वाले में डेटा मौजूद है, मैं वहां से देखता हूँ, वहां से उठा के मैं ले आता हूँ, और वहां से उठा के वो बीच में पता भी नहीं लगेगा टीचर को, कुछ भी है मैं डाल लेता हूँ। इसको कहते हैं कोल्ड डेक मेथड। So these are all, you already do that but may not be knowing the name. So this is exactly the case. ये सब की इस तरह से वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं और कैसे, बस लिख दें जो भी आपने किया उसको लिख दें, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पे हाउ मच मिसिंग डेटा इज टू मच, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, और इसकी कोटेशन जो है या इसकी साइटेशन जो है वो यही किताब है जो आपको मैंने शुरू टाइटल लिखा है, इस किताब को आप साइट कर सकते हैं। और थंब रूल है, missing data under 10% for an individual case, that means कि one row of data या one person can generally be ignored except when the missing data occurs in a specific non-random fashion। अगर वो non-random है, ठीक है, non-random का मतलब क्या है, non-random का मतलब है कि ये अच्छा 555 कर दिया, या फिर वो एक ही तरीके से उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं, या ऑप्शन नंबर 3 का मैंने नहीं पिक करना, या फिर ये वाले क्वेश्चन का मैंने पिक नहीं करना, या ये वाले सीरीज ऑफ क्वेश्चन का नहीं पिक करना, ये मैं नहीं दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी आंसर्स फॉर दैट। तो ये मिसिंग जो है वो उसका आमतौर पे स्पेसिफिक नॉन रैंडम फैशन के अंदर आता है। नॉन रैंडम की एक एग्जांपल मुझे याद आ रही है, मैं आपको जल्दी से कोट करता हूँ। When I was in IBA, like 94, I graduated. So it was 1992, 93, 92 में डॉन न्यूज़पेपर ने एक सर्वे निकाला, और उसी को एक पेज के सप्लीमेंट के ऊपर डॉन न्यूज़पेपर ने उस जमाने के अंदर वो जो उन्होंने फ्लोट कर दिया, और इसमें लिखा हुआ था, और बड़ा अजीब सा पेपर में पेज के ऊपर था, और बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। आई वाज रियली सरप्राइज कि पता नहीं किस मुझ जैसे बेवकूफ ने जो है इस पे काम करके उनको सलाह दी कि इस तरह काम कर लो और समथिंग लाइक दैट। और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आपके घर में अगर जेवर है तो कितना है, और कितनी सेविंग करते हैं, और क्या करते हैं, और सेंसिटिव डेटा एंड एवरीथिंग। अब वो सवाल थे 8-9, और उसके बाद आपके एक कंज्यूमर प्रोफाइल वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, और आई डोंट नो क्या ऑब्जेक्टिव था, मुझे बिल्कुल पता नहीं है इसका। अब कैन यू इमेजिन दिस, 8-9 वो सवाल हैं, उसमें से कितने लोगों ने वो सवाल भर के भेजा होगा, वो बहुत मतलब मेजॉरिटी क्या, ऑलमोस्ट किसी ने भी वो सवाल भर के नहीं भेजा होगा। तो वो जो सवाल थे वो जिनका जवाब भर के भेजा ही नहीं होगा, सेंसिटिव नेचर के थे, वो नॉन रैंडम, वो एक्चुअली नॉन रैंडम फैशन के अंदर उनका मिसिंग डेटा है। नॉन रैंडम का मतलब है ऐसे नहीं कि लोगों ने चुप पिक कर लिया कि यार मैं ये तो नहीं, इस पर तो मैं आंसर ही नहीं करूंगा, इस पर नहीं करूंगा, इस पर नहीं करूंगा, नो। वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन लाइक 8 या 9 सवाल था जिसका डेटा आया ही नहीं होगा, सेंसिटिव क्वेश्चंस, स्टूपिड क्वेश्चंस। सो दैट वाज अ नॉन रैंडम फैशन। ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है कभी कभी, जो बहुत होता है कभी कभी का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है स्पेसिफिक नेचर के हिसाब से काम में जो भी होता है। तो कंसंट्रेशन इन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस, एट्रिशन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, एट्रिशन का मतलब जल्दी जल्दी भर दो, ये आप लोग भी डरते हैं। कैफेटेरिया अभी तो ऑन नहीं है, अगर आप डेटा भरवा रहे होते हो और खास तौर पे अगली क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले डेटा देते, फिर आपका देखिए आपका कोलीग आपको कितनी जल्दी हैरान करता है, वो फौरन इतनी जल्दी डेटा भर के आपको वापस करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो बड़ा पढ़ाकू है, इससे तो इतना मुश्किल क्वेश्चन, दूसरों को इतना टाइम लगा, मुझे इतना प्रिपेयर करने में लगा, इससे तो 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन है यूं आनन फानन भर दिया। एंड दैट इज एट्रिशन, कि वो जल्दी या तो वो अच्छा कुछ छोड़ जाते हैं क्वेश्चन में आखिर के अल्फाज, मिसाल के तौर पे कई लोग बोलते हैं यार बात सुनो मेरी क्लास हो रही है, प्लीज मैं काम करता हूँ, ये बस आधा भर दिया, तुम उसको कर लेना, तुम खुद भर लेना ना यार, कोई मसला थोड़ी है। ये टिपिकल अल्फाज है, वो एट्रिशन का मतलब वो छोड़ जाते हैं आधे, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह से 10% अगर आपका है, ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब रो का मतलब है कि आपका कोई केस का मतलब है रिस्पोंडेंट का मतलब है कि कोई भी अगर किसी और ऑब्जेक्ट या टाइम, अगर वो खासतौर पे सेकेंडरी डेटा में टाइम है तो वो आमतौर पे रो में होता है, या कोई और ऑब्जेक्ट है में भी तो डिपेंड करता है। वेरिएबल जो है याद रखिएगा, वेरिएबल्स हमेशा कॉलम में होंगे स्टैटिस्टिक्स में, और केसेस इंडिविजुअल्स में लाइक ऑब्जेक्ट्स और मे बी रिस्पोंडेंट्स, पेशेंट्स, ये सारे के सारे रोज में होंगे। तो दैट्स वाई इसको हमेशा केस कहते हैं, याद रखिएगा। अब again, the number of cases with no missing data must be sufficient for the selected analysis technique. Of course, कितना उसमें हो तो sufficient हो, और if replacement values will not be substituted, imputed for the missing data, कि वो इतने ज़्यादा मौजूद हो। Okay.
इम्प्यूटेशन अगर करनी है तो फिर क्या करेंगे, अगेन अंडर 10% है तो कोई भी इम्प्यूटेशन मेथड अप्लाई किया जा सकता है। फिर 10 to 20% है तो फिर ये चेक करना होगा कि यार इसमें एम कार है या एम ए आर है। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, एम कार और एम ए आर, ये भी समझ लें टर्मिनोलॉजी। मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, टेक्निकल नहीं, क्योंकि आज मेरा मकसद सिर्फ आपको ये है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी से एटलीस्ट चीज़ों, कहीं कोई बोल रहा है, कोई ऑथर या कहीं कोई बात कर रहा है तो आपको पता हो कि है क्या। इसमें वीडियोस अगर आप देखें एम कार और एम आर में, तो एक चीज आपको सब बताएंगे कि ये एम कार है क्या। एम कार है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, कि डेटा जितना भी है वो रेंडमली, कंप्लीटली रेंडमली मिस हुआ है, नॉन रेंडम नहीं है, जितना मैंने डॉन के क्वेश्चन में बताया था, पूरा क्वेश्चन एक पेज का था। प्लस मिसिंग एट रैंडम, कि कहीं कहीं जो है वो एट रैंडम है, लेकिन इनको चेक करना, पैटर्न से चेक करना, इसको कभी किसी ने देखा है? अब ये जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा था मैं जोकिंग एक बात भी करूंगा, कभी किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा, बिलीव इट और नॉट, किसी ने नहीं देखा। एम कार की डेटा की नेचर कैसे होती है किसी को पता नहीं है। क्या किसी ने कोई पिक्चर बना के कभी कोई शो की है? नहीं, हो नहीं सकती है, क्योंकि मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, जब रैंडम ही है तो रैंडम की पिक्चर कैसे बन सकती है, कोई फिक्स हो सकती है? फाइन, एक कोई तस्वीर बनाई जा सकती है, हाँ बन सकती है, लेकिन क्या वही तस्वीर स्टैंडर्ड होगी? नो। अच्छा, मैं आपको अब अगर अभी दिखाऊं, कोई एक पैटर्न दिखाऊं, अगर मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम है, तो क्या आप उसे देख के अंदाजा लगा सकेंगे रैंडम है या नहीं? नो। तो फिर एडिटर्स को कैसे पता चलता है कि ये मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम? अगर मैं लिख दूं तो क्या उनको पता चल जाएगा? नो, उनको भी पता नहीं चलेगा। सो व्हाट दे डू, दे ट्रस्ट ऑन अस, दे ट्रस्ट अस कि ये फाइन ये है। और अच्छा, कुछ करीबी करीबी ताल्लुक, मतलब कुछ देख के अगर मैं पैटर्न बनाऊं, फॉर एग्जांपल मेरे कोई स्टूडेंट है और वो डेटा लिखते हैं और डेटा में लिख देते हैं कि मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम था, हमने इसको ट्रीट कर दिया फलाना था, तो अगर मैंने वो डेटा जो है मिसिंग वैल्यू कंप्लीटली एट रैंडम था पहले, अगर वो डेटा मैं मंगवा के मैं पैटर्न रन करूं, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, तो क्या मुझे पता चल पाएगा? नो। एग्जैक्टली पता चल पाएगा? नो। क्या करीब करीब पता चल जाएगा? मे बी विद माई एक्सपीरियंस यस, अ लिटिल बिट। क्या आपको सही सब बातें पता चल जाएंगी? नो। सो दिस इज द केस कि मिसिंग डेटा का जो एम कार और एम ए आर है, किताबों में बहुत लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली पता चलता नहीं। बट यस, इसको वो ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर यू कैन शो के फाइन ये नजर आ रहा है कि रैंडम। अच्छा, कुछ क्लूज हैं, कुछ हिंट्स हैं। अगर ये सब चीजें ना हो तो फिर सॉफ्टवेयर में देने का फायदा क्या, उसको चेक करने का? तो जाहिर है कुछ क्लूज हैं, कुछ हिंट्स हैं जिससे पता चल जाता है। कुछ यहाँ लफ्ज इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट है। सो ओवर 20%, यस। फिर ओवर 20% के अंदर एम कार सिचुएशन में रिग्रेशन मेथड अप्लाई कर लें, और अगर जो है वो मॉडल बेस्ड मेथड में तो एम ए आर कर सकते हैं। अब ये एम कार में रिग्रेशन मेथड अप्लाई कर लें, देखें बड़ा सिंपल टेक्निक है, अब दी हुई है। ये मैं सिर्फ आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि इमेजिन, ये मतलब एक पूरे आधे दिन का ये एक सेमिनार की तरह है कि मिसिंग डेटा को एनालाइज कैसे करना है। लेकिन बाहर फिलहाल चलते हैं आगे। ओके, फिर आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स में हमें पता है कि आउटलायर जो है वो ऑब्जर्वेशन रिस्पांस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपके नॉर्मल जो डेटा है उससे डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन रिस्पांसेस जो है उससे वो उससे बिल्कुल डिस्टिंक्टली डिफरेंट है, और उसमें आउटलायर का आइडेंटिफाई, वरना वो सारा टिल्ट कर देता है। ठीक है, और वो टिल्ट करने में आउटलायर के अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ नहीं होती। मतलब क्लास के अंदर जो है वो हमेशा कुछ ऐसे माशाल्लाह अच्छे लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं और वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, दूसरे शायद वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, वो क्लास के हिसाब से वो आउटलायर हो जाते हैं। लेकिन आउटलायर होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी क्लास जो है वो फॉलो सही तरह से कर रही है। अगर 2-3 लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये टीचर को ध्यान रखना चाहिए, आमतौर पर रखते भी हैं। तो किसी 1-2 शख्स की वजह से आउटलायर का मतलब पूरी क्लास को समझ में आ रहा है, ये पिक्चर अगर क्रिएट कर लें कितनी बुरी बात है। और ये स्टूडेंट आप होते हुए आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कई मतलब ऐसा होता है कि 2-3 लोगों से ही डिस्कशन शुरू होता है, 2-3 लोगों भी खत्म हो जाता है क्लास के अंदर, और जब वो 2-3 लोगों से डिस्कशन शुरू होता है खत्म हो जाता है, बिकॉज दूसरे स्टूडेंट को वो कैरी नहीं करते कोई भी, तो वो आप लोगों को फील होता है कि ये तो कोई बात ही नहीं, सर समझ रहे हैं, हम सबको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली टिपिकल आउटलायर प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी आप यूज टू हैं। तो कहने का मतलब है कि जब वहां पे क्लास के अंदर आप बोलते हैं कि सर ये तो वहां पर हमारी राय भी तो ले, हमसे भी तो डिस्कस कर रहे हैं, हमें आउटलायर बना दिया, या एक आउटलायर हमारे दरमियान है जिनसे आप डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर अपने डेटा पे तो आउटलायर का ध्यान देना है ना, क्योंकि ये सारा डेटा को खराब कर देगा। कहने का मतलब यही, इतने सारे एग्जाम्पल जो लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको इसलिए सामने कोट कर रहा हूँ।
तो आउटलायर्स में प्रोसीजरल एरर है, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी हो जाता है प्रोसीजरल एरर भी आता है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू ले जाती है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये कहने का मतलब डिफरेंट वेज, ऑब्जर्वेशन यूनिक इन देयर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, कभी कभी बहुत यूनिक होते हैं। तो वो 3 लिखना है तो 13 लिख दिया, 1 लिखना है तो 13 लिख दिया, यूज समथिंग लाइक दैट, ऐसा होता है, गलती से हो जाता है। अच्छा, कई मर्तबा चेक करना पड़ता है कैसा होता है। अच्छा, ये सब बातें सीख क्यों रहे हैं? यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना जरूरी है। जब कभी आप माशाल्लाह किसी कंसल्टेंट मोड में आएंगे फ्यूचर में, तो आप खुद काम नहीं करेंगे, लेकिन पता आपको सब कुछ होगा, फिर आप काम किसी को सबलेट कर देंगे। जब सबलेट कर देंगे तो वो डेटा आपके लिए भरेगा, जब वो डेटा आपके लिए भरेगा या आपके जूनियर्स भरेंगे या आपके ऑफिस के अंदर जूनियर भरेंगे, तो वो जब डेटा आपको भर के लेकर आएंगे, तो तब आपको इस सब बातों का पता हो तो चेक करेंगे, क्योंकि ये सब बातें अगर आप खुद, अभी तो आप खुद कर रहे हैं तो लिहाजा आपको अंदाजा है कि गलती नहीं होगी, लेकिन जब किसी और का भरा हुआ डेटा होगा तो आपको चेक करना जरूरी है। हाँ बात कि मैं डेटाबेस डाउनलोड करूं और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले कैलिफोर्निया से डाउनलोड करूं, अब लुक एट द नेम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, क्या जबरदस्त यूनिवर्सिटी, बट वहां से डेटा डाउनलोड करने के बाद पता चला कि एरर तो उसमें भी है। अब हुआ ये कि वो स्टूडेंट ने कभी एंटर किया होगा तो गलती होगी तो चेक नहीं किया तो उन्होंने वैसे कर दिया। और मैं उसी की बुनियाद पे अगर हेलो इफेक्ट पे काम करूं, हेलो इफेक्ट अगेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का HALO, जो ह्यूमन रिसोर्स के लोग हैं वो समझते हैं, हेलो इफेक्ट पे काम करूं, तो मैं तो बोलूंगा कि यार ये तो वाह, इस जगह पे तो कैसे गलती हो सकती है, यूनिवर्सिटी तो इतनी बेहतरीन है, इतनी बड़ी नाम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो जाता है। तो दैट्स व्हाई ये सब चीजें चेक करना जरूरी है और इनका पता होना जरूरी है। ओके, देन डीलिंग विद आउटलायर्स, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब एन आउटलायर, रिटेन, और वो सब कुछ ये काम कर सकते हैं। फिर आउटलायर में अगेन स्टैंडर्डाइज डेटा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? मैंने कहा 3 मेथड है, महालानोबिस, डिस्टेंस, ठीक है, और ये नीचे जो आगे वो महालानोबिस डिस्टेंस, मल्टीवेरिएट डिटेक्शन डी स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये महालानोबिस है। मैं अगर इसको जल्दी से यहाँ पे मैं लिख दूं, तो मैं जानबूझ के कैपिटल में लिख रहा हूँ, ये मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ताकि आप इसे नेट के ऊपर जाके SPSS में देख लें महालानोबिस डिस्टेंस, ये महालानोबिस जो है वो किस तरह से चेक होता है। और फिलहाल अगेन जब आप लोगों का डेटा आएगा, अगर आप इस पर रिक्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये मैं खुद ही करके बता दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगेन वही मेरे पास ये है कि मैं आज की क्लास में बताऊं या नहीं बताऊं, अगली क्लास में बता दूं, वो डिपेंड करता है, आपको जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह I'll do that, और मैं बता भी दूंगा। लेकिन हर चीज बताऊंगा तो वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी ना हो ना आप लोगों के लिए। एनीवे, तो ये आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स, फिर उसके बाद आउटलायर डिटेक्शन कैसे करनी है, ये प्रेजेंटेशन में आपको दे दूंगा, कोई वैसी बात नहीं है। और ये देखा जा सकता है नीचे, अगर आप देखें गौर से तो ये वाला पॉइंट पढ़ लें, थ्रेशोल्ड लेवल्स ऑफ डी स्क्वायर, एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम मेजर, किस तरह से इसको रीड करना है, कैसे करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। यो आप बिलीव इट और नॉट, वीडियोस अगर आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर महालानोबिस डिस्टेंस की आउटलायर को डिटेक्ट कैसे करते हैं महालानोबिस से और SPSS में, तो ये सब अंग्रेजी फिर आपके लिए कारामत बन जाएगी। अब बात वही है कि मैं अगर इसकी प्रेजेंटेशन देने लगूंगा इट विल टेक अ व्हाइल, लेकिन मैं फिर मिसिंग वैल्यू पे भी आता हूँ अभी जल्दी से। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताऊं कि वो नॉर्मेलिटी, लीनियरिटी, होमोस्कीडास्टिसिटी और नॉन कोरिलेटेड, ये सब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से ये ठीक होंगे। नॉर्मेलिटी को कैसे चेक करेंगे, लीनियरिटी का चेक होना बहुत जरूरी है, होमोस्कीडास्टिसिटी का चेक होना जरूरी है। ये भी आज की प्रेजेंटेशन में है, लेकिन दूसरी वाली प्रेजेंटेशन में वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो नॉर्मेलिटी अजम्पशन कैसे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नाम अगर आप फिर देख लें, नॉर्मेलिटी में विजुअल चेक ऑफ हिस्टोग्राम अगर देख लें तो नॉर्मेलिटी से पता चल सकता है, जो कि बुरी बात है। नो, क्या ये सही बात है? यस। क्या इसको आप कहीं लिख सकते हैं? यस। क्या इसको लिखे बगैर आप वैसे लिख दें कि मैंने चेक कर लिया, इज इट ओके? यस। क्या हिस्टोग्राम अगर मैं अपेंडिक्स में दे दूं, दैट्स अ गुड थिंग? यस। सो कहने का मतलब है कि जस्ट वन लाइन, जस्ट शो इट एंड प्रोवाइड द प्रूफ एंड यू विल गेट द जॉब डन। कर्टोसिस से पता चल सकता है? यस। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट से पता चल सकता है? यस। सो कर्टोसिस के अलावा ये नॉर्मेलिटी यूनिवेरिएट या बायवेरिएट है, क्या वो मल्टीवेरिएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। यस। तो ये सब चीजें, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। होमोस्कीडास्टिसिटी में इक्वल वेरिएंसेस हैं, इक्वल वेरिएंसेस अक्रॉस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वल वेरिएंसेस का होना बहुत जरूरी है, इक्वल वेरिएंसेस अक्रॉस इंडिपेंडेंट
वेरिएबल। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। होमोस्किडास्टिसिटी रिग्रेशन पढ़ाते वक्त मैं बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट, चूंकि मैं फाइनेंस का नहीं हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है, लिहाजा मेरे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्रूड शक्ल में है, बहुत रिफाइंड नहीं है, लेकिन बिलीव इट और नॉट मेरे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। और वो काम ये करते हैं कि एटलीस्ट मुझे समझा देते हैं और मैं शायद दूसरों को एक लेमैन अप्रोच की तरह मैं चीजें समझा सकता हूँ। तो होमोस्किडास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट है। इक्वल वेरिएंसेस का क्या मतलब है? इक्वल वेरिएंस अक्रॉस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Shall I tell you इक्वल वेरिएंसेस का मतलब क्या है? जरा गौर से सुनो। यानी अगर कोई चीज सही है तो फिर सब सही होने चाहिए, अगर कोई चीज गलत है तो सारे ही गलत हो ताकि जान छूट जाए, लेकिन ये आधा कच्चा पक्का बीच में हो तो फिर गड़बड़ कर देता है। राइट? ऐसा है या नहीं है लाइफ में? तो हाउ अबाउट सर्दियों के दिन है, कीनू लेने जाएं तो फिर आपका, अब आप कई मरतबा सोचते हैं यार मैं इस मरतबा फैसला कर लिया मैंने, क्या मैं अब उससे नहीं लूंगा, उस दुकान वाले से या उस ठेले वाले से। क्यों वो इससे नहीं लूंगा? बिकॉज उसका प्रॉब्लम है हेटेरोस्किडास्टिक है। अब वो क्या प्रॉब्लम है? वो हेटेरोस्किडास्टिक ये है कि मैं पिछली मरतबा लेकर आया था तो मीठे दिए थे और सारे मीठे थे, इक्वल वेरिएंसेस, और उसके बाद दूसरी मरतबा लेकर आया तो बीच में से जो यार सारे के सारे जो है ना वो उसने खराब नहीं दिए, फीके नहीं दिए, क्योंकि सारे अगर फीके देता तो मैं तीसरी मरतबा आज मैं नहीं लेकर आता। उसने क्या किया? उसने आधे बीच में कुछ मीठे डाल दिए और ज्यादातर फीके डाल दिए। अब उससे हुआ ये कि मैंने इस मरतबा फिर चांस ले लिया कि मैं चला जाता हूँ उसके पास और देख लेता हूँ, लेकिन आज मैंने लाके चेक किया तो यार वो सारे के सारे फीके निकले और अब मैंने फैसला कर लिया अब नहीं जाऊंगा उसके पास। See, that's the homoscedastic. This is my version of understanding. What actually it is. Equal variances का डेटा में क्यों होना जरूरी है और फिर unequal variances क्यों हमारे लिए problematic है? वो क्यों हम actually it confuses us and it actually doesn't let us know the exact reality पीछे क्या चल रही है। इसी तरह से लेविन्स टेस्ट, यूनिवेरिएट लेविन्स टेस्ट है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की, बॉक्सेस एम टेस्ट है, ये सारे टेस्ट मल्टीवेरिएट के बॉक्सेस एम सारे एसपीएसएस में मौजूद हैं और चेक मार्क लगा के आप इसे ऑन कर सकते हैं। मैंने नाम बताना यहाँ पे पहले जरूरी समझा, क्योंकि अगेन बहुत लंबा काम हो जाएगा अगर वो सब चीज़ों को एक एक करके बताएंगे। आपके लिए दरवाज़ा मैं खोल रहा हूँ, जैसा मैंने कहा था कि टीचर विल ऑलवेज ओपन द डोर, यू हैव टू वॉक थ्रू दैट डोर। इसमें से देख के फिर देन यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड चेक कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे होगा, किस सॉफ्टवेयर में होगा, इट डजंट मैटर, पता होना चाहिए क्या होगा। लेविन्स टेस्ट स्टार्टर में कैसे करेंगे? फाइंड इट आउट। बॉक्सेस एम टेस्ट जो है वो ई व्यूज में होगा या नहीं होगा, तो इसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव टेस्ट है, मे बी फाइंड, गो एंड फाइंड इट आउट एंड डू इट। लेकिन एटलीस्ट पता चल गया कि होमोस्किडास्टिसिटी के लिए कोई और चीज इस तरह की। दिस इज ये बेसिक प्रीलिमिनरी है। प्लीज डोंट कंसिडर मैं बहुत एडवांस बता रहा हूँ, तो शायद एडवांस हो सकता है आप ये समझ लें मेरी वीकनेस क्या है, मुझे खुद भी ज्यादा नहीं आता इस तरह समझ। ओके, assumptions fine, will not go into this, will not even like वो डमी वेरिएबल के लिए भी बात होगी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसके लिए भी मैं अलग से सारी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं आई हैव अ प्लान कि मैं आपके लिए वो अलग से क्लास होगा। अगर ये क्योंकि ये सरसरी तौर पर बताने का मतलब है कि वो आप अपने सर से एक जो है वो मैंने कर्ज उतार दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आया तो फायदा कुछ नहीं हो, ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ। एनीवे, तो ट्रांसफॉर्मिंग डेटा पे भी मैं बात करूंगा। यहाँ पे हम फिलहाल अभी यहीं पे रुक रहे हैं और चंद चीजें और हैं अंडरस्टैंडिंग डेटा के लिए, जरा देख लीजिए। यहाँ नाम मैंने जानबूझ के स्लाइड पे आकर रोका है कि ये नाम जरा गौर से देख लीजिए, ठीक है, कि टैबुलेशन, ये सारी चीजें ये अगर आप करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉफ्टवेयर तो आप अपने डेटा को ज्यादा अच्छी तरह बेहतर तौर पे समझ पाते हैं, ठीक है। और इस चीजों के ये बेसिक आपकी स्टैटिस्टिक्स जो है उसका ताल्लुक जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं काय स्क्वायर को एक्सप्लेन करने लगूंगा, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो जाहिर है वो फिर बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात आ जाएगी, फिर हमारा ये मकसद नहीं है, क्योंकि थीसिस वाले स्टेज के ऊपर ये बातें डिस्कस करना वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो लाइक टैबुलेशन के ऑफ लिस्टिंग ऑफ हाउ रिस्पोंडेंट आंसर्ड ऑल पॉसिबल आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, टैबुलेशन टेबल की सूरत में आपको पता चल जाता है। फ्रीक्वेंसी टेबल, दैट मीन कहने का मतलब है टैबुलेशन में फ्रीक्वेंसी टेबल से आपको पता चल जाता है। क्रॉस टैबुलेशन, इसको क्रॉस टैब्स कहते हैं एसपीएसएस की जबान में, कंटिंजेंसी टेबल बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की जबान में, और कंटिंजेंसी टेबल जो है वो स्टैटा की जबान में ही बोलते हैं, मे बी ई व्यूज शायद कंटिंजेंसी टेबल ही बोलता है, मुझे इसका एग्जैक्टली याद नहीं है। सो इट्स अ टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको मल्टी फ्रीक्वेंसी टेबल भी बाद किताबों में बोला गया। क्रॉस टैबुलेशन है, क्रॉस टैबुलेशन की अपनी स्टैटिस्टिक्स है, डिपेंड करता है कि दोनों कैटेगोरिकल है या नहीं है, और फिर कितने रोज इनटू कॉलम मैट्रिक्स क्या बनता है, 2x2 इक्वल मैट्रिक्स बनता है या 2x3 या कोई ग्रेटर देन 2x2 बनता है, तो फिर उसकी स्टैटिस्टिक टाउ
ठीक है, कैंडल्स टाओ बी से इसको पढ़ा जाता है, या अगर नहीं है तो वो लाइक तो किसी डिफरेंट स्टैटिस्टिक से पे उसको पढ़ा जाता है अगर 2/2 हो। पे फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट भी होता है। अगेन छोटी छोटी बातें बट सो बिग। इसी तरह काई स्क्वायर, तो काई स्क्वायर को भी आपका डेटा के बारे में आपको बताते हैं, और डेटा ये क्या कर रहा है कि फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके डेटा का क्या हाल है। कैटेगोरिकल वेरिएबल में तो बहुत जरूरी है, और कुछ एनालिसिस के लिए तो काई स्क्वायर करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर एनालिसिस नहीं होगा तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। आगे का मतलब एडवांस एनालिसिस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर करस्पॉन्डेंस एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है, और मिसाल के तौर पे और दूसरे एनालिसिस मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग के लिए बहुत जरूरी है, जो मार्केटिंग की सारी टेक्निक्स है। अगेन मेरे राइटअप और मेरा ट्यूटोरियल है बहुत सारे, लेकिन अभी फिलहाल वो यहाँ पे जरूरी नहीं है। अनोवा टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन। अगर अनोवा को कर लें तो आपको डेटा को समझने में ये ख्याल रखिएगा डेटा एनालिसिस नहीं हो रहा है, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड योर डेटा फर्स्ट, ये सारी टेक्निक के लिए कि क्या है क्या नहीं है, पर देन यू कैन गो, और फिर आसानी से आप बात कर सकते हैं, तो बड़े लेवल पर डिफेंड भी कर सकते हैं, और फिर ये सब कर सकते हैं। दीज आर ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें। ओके